नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही सियासी पारा अपने चरम पर है। बयानों की बौछार हो रही है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी और सरकार की घेराबंदी की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के कुनबे में लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कमलनाथ सरकार की नाकामी को जनता के बीच मुद्दा बना रही है। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश अब तक 26 में। उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव जिताओ इनाम पाओ का फार्मूला तैयार किया है। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति है क्या? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने संभाला मैदान। सांवेर के लिए पार्टी संगठन ने किया ऐलान। बेहतर काम करने वाले को मिलेगा इनाम। बीजेपी बोली कांग्रेस के पास नहीं बचा कोई काम। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को मात देने के लिए संगठन स्तर पर ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश की सत्ता में वापसी का दावा ठोक रही है। सांवेर विधानसभा में मंत्री तुलसी सिलावट के पाला बदलने के बाद बदले समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। पार्टी यहां नए सिरे से संगठन की नई टीम तैयार करने में जुटी है। इतना ही नहीं, इसके लिए कांग्रेस ने उपचुनाव जिताओ इनाम पाओ का फार्मूला तैयार किया है। उपचुनाव में ब्लॉक स्तर पर 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। उपचुनाव में जिस पदाधिकारी का काम बेहतर होगा उसे उपचुनाव के बाद अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाएगी। इसी फार्मूले के तहत सांवेर के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकर्ताओं से ये भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव में पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वालों को आने वाले दिनों में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, काम जो अच्छा करता है तो उसको उसका इनाम भी मिलना चाहिए। असली हकदार वो है, तो वो देखकर शीर्ष नेतृत्व देखकर निर्णय लेगा कि फिर इनको क्या बनाना है और इनको प्रदेश में जिला में कहाँ स्थापित करना है, वो बाद में देखा जाएगा। कांग्रेस के इस फार्मूले पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है और नेताओं के पास कोई काम नहीं बचा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है। अब ये क्या है, लालच देना, प्रलोभन देना, कोनी के अंदर गुड़ लगा के राजनीति करने की शैली जीतू पटवारी जी को बहुत अच्छे से आती है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोनी में गुड़ लगा दिया। अब कोनी से गुड़ चाटा नहीं जा सकता। उपचुनाव तक वो कोनी को मोड़ते रहेंगे और चाटने के लिए जुबान बाहर लटका के ललचाते रहेंगे। तो ये कांग्रेस की शैली है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। सांवेर में कांग्रेस की तरफ से तुलसी सिलावट ही बड़ा चेहरा थे, जो अब बीजेपी से चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। ऐसे में संगठन को फिर से मजबूत करना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब ये नया फार्मूला कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। बदनावर विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी रुचि ले रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। पिछले दिनों कमलनाथ ने भोपाल में बदनावर के टिकट दावेदारों से चर्चा की। सूत्रों की माने तो कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को यह भरोसा दिलाया है कि इस बार बदनावर से स्थानीय नेता ही उम्मीदवार होगा। कांग्रेस की तैयारियों पर हालांकि बीजेपी चुटकी ले रही है। बदनावर में तेज हुआ सियासी घमासान। पूर्व सीएम कमलनाथ संभाल रहे कमान। 1-to-1 चर्चा में दावेदारों को दिलाया भरोसा, इस बार उम्मीदवार होगा स्थानीय नेता। बदनावर में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के जीत के दावों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कमान संभाल रखी है। कमलनाथ ने पिछले दिनों भोपाल में बदनावर से कांग्रेस के टिकट दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की। बदनावर में इस बार कांग्रेस में स्थानीय और बाहरी का घमासान देखने को मिल रहा है। ऐसे में कमलनाथ ने 15 स्थानीय
और 3 बाहरी दावेदारों से चर्चा की। ज्यादातर स्थानीय दावेदार राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के कांग्रेस को धोखा देने को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। सूत्रों की माने तो नाथ ने नेताओं को भरोसा दिलाया है कि इस बार कांग्रेस स्थानीय उम्मीदवार को तवज्जो देगी। कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर टिकट देने जा रही है, जिसके चलते बाहरी दावेदारों की टिकट की उम्मीद कायम है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि स्थानीय की मांग केवल बदनावर में नहीं, दूर तक मांग है। ये मांग केवल बदनावर विधानसभा क्षेत्र की नहीं, और आपकी मांग जायज़ है। और उन्होंने बिल्कुल सबके सामने ये प्रत्यक्ष घोषित किया कि स्थानीय व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। और राजवर्धन सिंह जी के भाजपा में जाने से बदनावर में कांग्रेस कहीं और ज़्यादा मजबूत हुई है। गुट खत्म हो चुके हैं, गुटी राजनीति खत्म हो चुकी है। ये कहा कि ठीक है, आप अपनी मेहनत करो, अगर सर्वे में आपका नाम आता है तो हम आपको बकायदा टिकट देंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वे। कोई कितने भी लोग वहां खड़े हों, दावेदारी कर रहे हों, ये कोई मुद्दा है ही नहीं, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वो बाहरी हो। सबको अपना अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, सबको अपनी मेहनत करना पड़ेगी, उस क्षेत्र में अपना नाम करना पड़ेगा। कांग्रेस जहां स्थानीय और बाहरी के मुद्दे को सुलझाने में लगी है, वहीं बीजेपी को भरोसा है कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर भगवा झंडा फहराएगा। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ कांग्रेस के स्थानीय और बाहरी दावेदारों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि दत्तीगांव को इस बार 51,000 वोटों से जिताने के लिए बूथ लेवल पर तैयारी की जा रही है। कमलनाथ जी जब से उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं रही है, तब से लगातार वे ये प्रयास कर रहे हैं और केवल वो बदनावर में दौड़ कर आ रहे हैं। कभी इंदौर के प्रत्याशी को लॉलीपॉप देते हैं तो कभी स्थानीयों को। तो स्थानीय हो कि बाहरी हो, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ही चुनाव जीतेंगे और 51,000 मतों के अधिक मतों से वे विजय प्राप्त करेंगे। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सीएम की कुर्सी जाने के बाद बार बार बदनावर आ रहे हैं। बीजेपी जहां उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं कांग्रेस की स्थानीय लड़ाई को दूर करने के लिए कमलनाथ ने मैदान संभाल रखा है। नाथ ने बदनावर के कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करके ये मंत्र दिया है कि अगर सभी एकजुट होकर लड़े तो पार्टी की जीत निश्चित है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। विधानसभा उपचुनाव में किसान कर्ज माफी एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। बीजेपी के धोखाधड़ी के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने रणनीति भी बना ली है, जिसके तहत कांग्रेस अब उन किसानों के वीडियो जारी करेगी कमलनाथ सरकार में जिनके कर्ज माफ हुए थे, और कांग्रेस को उम्मीद है कि उसका ये दांव उपचुनाव में जीत की राह आसान करेगा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का किसान राग, वीडियो के जरिए करेगी बीजेपी पर वार। सियासी फिजा में गूंजी कर्ज माफी की बात, बीजेपी बोली झूठी थी कांग्रेस सरकार। उपचुनाव से पहले किसान और किसान कर्ज माफी का मुद्दा सियासी फिजा में गूंजने लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है, जिसमें बीजेपी कर्ज माफी को किसानों के साथ धोखा बता रही है। एमपी किसान कांग्रेस अब किसानों की जुबानी कर्ज माफी की कहानी बताने के लिए अभियान छेड़ेगी। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कर्ज माफी योजना का फायदा लेने वाले किसानों का वीडियो तैयार करेगी। इसमें किसान खुद कर्ज माफी का लाभ मिलने की पूरी जानकारी देंगे। कांग्रेस ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेगी। पार्टी ने उन सारे विधानसभा क्षेत्रों के किसानों की सूची तैयार कर ली है जहां उपचुनाव होना है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने संकल्प लिया है कि हमने 20 लाख से अधिक किसान भाइयों के जो कर्जे माफ़ किए हैं उनकी सूची हर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, और किसान कांग्रेस के साथ ही और सभी कांग्रेस के साथ ही गांव-गांव जाकर उस सूची को लेकर गांव वालों को बताएंगे, और उन किसान भाइयों कर्जे माफ़ हुए उन किसान भाइयों के वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाने के बाद आम जनता तक पहुंचाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को, किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने कर्जे माफ़ नहीं किए थे। उसकी सच्चाई हम जनता के बीच में रखेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों से वीडियो बनाकर हम जनता के बीच में रखेंगे। कमलनाथ सरकार के सत्ता से जाने के बाद बीजेपी ने कर्ज माफी में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल लगातार किसान कर्ज माफी योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगा रहे हैं। कृषि मंत्री के साथ ही बीजेपी संगठन भी कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी कर रहा है। कांग्रेस ने धोखाधड़ी की किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, हर वर्ग के साथ, और धोखा कमलनाथ जी ने दिया, इसलिए धक्का दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, 6 मंत्री और 5 विधायकों ने, और जनता भी अब धक्का देगी। धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि कमलनाथ जी और कांग्रेस का हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश की जो मंडली है, झूठ की बड़ी मंडली है, इसलिए इनका झूठ और इनका फरेब मध्य प्रदेश की एक एक जनता जानती है। अब जनता इनके न भ्रम में आने वाली है, न इनके धोखे में रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों में जो मध्य प्रदेश के लिए, गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों सबके लिए जो काम किया है, उसके आधार पर और 100 दिनों के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो करके दिखाया है, और माननीय मोदी जी देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर आज मध्य प्रदेश का जो वोटर है, मध्य प्रदेश की जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्टी के मिशन को पूरा करने के लिए किसान कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। बूथ स्तर पर किसान सैनिक तैयार कर दिए गए हैं। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि चरणबद्ध कर्ज माफी का पहला चरण पूरा हो गया था और दूसरा चरण शुरू होते ही उसकी सरकार चली गई। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में किसान कर्ज माफी का मुद्दा ही कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। तभी तो कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले कर्ज माफी की फाइल पर साइन किए थे। उपचुनाव में जहां बीजेपी कर्ज माफी को धोखा बताने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस को भी उम्मीद है कि अगर एक बार फिर किसान उसके साथ आए तो वो सत्ता की बाजी को अपने हक में पलट सकती है। कोमल शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब बीजेपी में बारी है संगठन के विस्तार की। ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार की तरह संगठन विस्तार में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा दिखाई देगा? क्या ग्वालियर चंबल अंचल को मंत्रिमंडल विस्तार की तरह ही संगठन में भी उतनी ही तरजीह दी जाएगी? संगठन विस्तार में गूंजेगी महाराज की हुंकार। कैबिनेट के बाद संगठन में होगी समर्थकों की भरमार। विष्णु की टीम में दिखेगी सिंधिया की छाप। लंबी खींचतान के बाद हुए शिवराज कैबिनेट के विस्तार में सिंधिया का दबदबा साफ दिखाई दिया था। विभाग बंटवारे में उनकी ताकत देखने को मिली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा संगठन की नई टीम में भी देखने को मिल सकता है। ग्वालियर चंबल के कई दिग्गजों ने सिंधिया के साथ कांग्रेस को अलविदा कहा है। ऐसे में सिंधिया के सामने अपने समर्थकों को पार्टी में एडजस्ट करने की बड़ी चुनौती है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे को देखकर तो सभी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सिंधिया अपने समर्थकों को संगठन में भी बेहतर स्थान दिलाएंगे। बीजेपी का दावा है कि संगठन में नियुक्तियों का अधिकार अध्यक्ष का होता है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठन के हिसाब से चलती है। संगठन जो तय करता है वही होता है, किसी व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं रहता है। इसमें भी संगठन ने निर्णय लिया, उन्हीं लोगों को मंत्री पद मिला है और आगे संगठन में भी नियुक्तियां उन्हीं की होंगी जिसमें संगठन चाहेगा, जिसमें शीर्ष नेतृत्व जिसको जहां जो दायित्व देगा वो उस दायित्व को लेकर खुश रहेगा और अपना काम करेगा। ना ही मंत्रिमंडल में कोई खींचतान हुई है और ना ही संगठन में कोई खींचतान होगी। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। बीजेपी में सिंधिया के बढ़ते कद को देखकर कांग्रेस पसोपेश में है। कांग्रेस सिंधिया पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के अंदर सिंधिया के दबाव की पॉलिटिक्स ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। सत्ता में उनने अपनी भागीदारी और मलाईदार विभाग सुनिश्चित कर लिए हैं। अब उनकी शर्त है कि संगठन में भी जिन जिन पदों पर मेरे साथ कांग्रेस से छोड़ने वाले लोग भाजपा में आए हैं उन्हें उन्हीं पद पर काबिज किया जाए और करीब 20 जिलों के कलेक्टर एसपी उनको दिए जाएं। तो संगठन में भी उनकी भागीदारी होगी, क्योंकि भाजपा संगठन अभी सिंधिया जी का पंगु बन चुका है। और फिर कुछ दिनों बाद यही गोविंद सिंह जी राजपूत और यही इमरती देवी जी कहेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सिंधिया जी को बनाया जाए, जो कांग्रेस के टाइम होती थी। तो सिंधिया जी तो भाजपा के लिए आज अच्छे हो सकते हैं, आने वाले दिनों के सरदर्द हैं।
बीजेपी को उपचुनाव से पहले संगठन में बदलाव करना है। इसमें सिंधिया के करीबियों को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सिंधिया किसी भी कीमत पर अपने चहेतों को संगठन में नजरअंदाज होते नहीं देखना चाहेंगे। बीजेपी में महाराज का बढ़ता कद कांग्रेस के साथ ही कई बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव पर फोकस कर रही बीजेपी महाराज को साथ कर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो संगठन में भी सिंधिया की छाप दिखाई देगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नेता जो सियासी बयानबाजी कर रहे हैं वो शब्दों की मर्यादाएं तोड़ रही हैं। कोरोना काल है तो बड़ी सभाएं तो नहीं हो रही, जो छोटी सभाएं हो रही हैं उसमें भी नेता एक दूसरे पर हमला करते वक्त शब्दों की मर्यादाओं का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। अब मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू तेरे ओरिजिनल, क्या बोलो आगे समझ गए, तू तेरे ओरिजिनल बाप की ये बोलना कि है तो साबित कर, नहीं तो बोल। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग जब मंत्री बनने के बाद सुबासरा पहुंचे थे तभी का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में मंत्री जी के निशाने पर कांग्रेस के वो नेता हैं जो सोशल मीडिया पर उनके लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिन 22 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कहा, उसी के बाद से कांग्रेस इन सभी नेताओं को गद्दार कहकर संबोधित कर रही है। सोशल मीडिया पर तो बाकायदा कैंपेन चलाया जा रहा है। कोई सीधे कहता है, कोई घुमा फिरा कर, कई जगह 226 नंबर का इस्तेमाल होता है। 226 सुबासरा विधानसभा सीट का नंबर है जहां उपचुनाव होना है। हरदीप सिंह डंग उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। डंग के बयान के बाद कांग्रेस फिर हमलावर है। हरदीप सिंह जी डंग मंत्री पद पाने के बाद जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में और उनके नेताओं को क्या शिक्षा दी जाती है। जिस कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत कर कर सब कुछ तन मन धन लगाया, जिला पंचायत सदस्य लेकर 2 बार विधायक चुन के भेजा, उस कार्यकर्ताओं को इस भाषा शैली से संबोधित करना उनके पतन का ये एक प्रतिबिंब है। मेरा उनसे निवेदन है, एक तो आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। हम जिस समाज से आते हैं, मैं भी सिख समाज से आता हूँ, वो भी सिख समाज से। मेरा ये निवेदन है कि डंग जी आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें। जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको आज जिस सम्मान तक पहुंचा है, आप अगर आज भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके, तो आप ये सोचें कि आपको कांग्रेस ने क्या दिया, तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट करा। कोई आप कार्यकर्ता साधारण नहीं थे। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता खिसियानी बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार गिरी ही इसलिए क्योंकि सिंधिया समर्थक नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई, ना तो उनकी सुनी जा रही थी और ना उनके क्षेत्र के विकास के काम हो रहे थे। बदतमीजी पर कौन उतारू है? कांग्रेस के लोग। अमर्यादित भाषा कौन बोल रहा है? कांग्रेस के लोग। मर्यादा कौन लांघ रहा है? कांग्रेस के लोग। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के यहाँ के विधायक और मंत्रियों तक किसी से भी बात करते समय, किसी के बारे में भी बोलते समय आपको तनिक मात्र भी लज्जा नहीं आती? क्या परिणाम मिलेगा इसका? दूसरी ओर से भी आपके बारे में बोला जाएगा। हालांकि मेरा यह मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को शालीनता, विनम्रता और मर्यादित भाव के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। एक दूसरे पर वार पलटवार सियासत का हिस्सा है, लेकिन इस वार पलटवार में शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना भी जरूरी है। हरदीप सिंह डंग के बयान से पहले एक और कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी शब्दों की मर्यादा और सीमाएं लांघ दी थीं। तो कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी तो मतदाताओं को ही धोखेबाज बता चुके हैं। चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि सितंबर के आखिर तक मध्य प्रदेश में उपचुनाव करवा लिए जाएंगे। ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर तेज होगा और शब्दों की मर्यादा की सीमाएं भी टूटती नजर आ सकती हैं। मंदसौर से शाहिद चौधरी के साथ अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास।
जसवंत जाटव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करेरा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इस सीट पर मजबूत दावेदारी जताने वाली बीएसपी दलितों पर हमले की घटनाओं को विधानसभा उपचुनाव में मुद्दा बनाने जा रही है। हाल ही में करेरा के सिलरा गांव में हुई दलितों से मारपीट की घटना के बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा कर इसे चुनाव में मुद्दा बनाने की बात कही थी। सिंधिया का गढ़ कहे जाने वाले गुना में जमीन पर कब्जे को लेकर दलित परिवार के साथ हुई घटना पर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। इस मामले के शांत होने के पहले करेरा के सिलरा गांव में भी जमीन जीतने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद में दलितों की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां दबंगों पर जमीन विवाद, दलितों के घर में हमला करने और मारपीट के आरोप लगे हैं। इन घटनाओं ने बहुजन समाज पार्टी को घर बैठे उपचुनाव का मुद्दा दे दिया। करेरा विधानसभा में बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है। यहां जाटव समाज के ही करीब 40,000 से अधिक मतदाता हैं। अनारक्षित रहते हुए भी बसपा यहां जीत दर्ज कर चुकी है। अब जब करेरा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बीएसपी यहां जोर आजमाने की जुगत में है। सिलरा की घटना के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने दौरा करते हुए दलित अत्याचार को उपचुनाव में मुद्दा बनाने की बात कही थी। ये चुनाव में जो है मुद्दा इसीलिए जो है बनाएगी कि यहाँ पे दलितों के साथ में हो रहे अत्याचार हैं, गांव-गांव जाकर के जो है इस बात को जो है फैलाया जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारे ऊपर जो है सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। इनके लिए आने वाले चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब देने का बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। उपचुनाव में बीजेपी विकास के साथ ही कांग्रेस में नेतृत्व की कमी को मुद्दा बना रही है। वहीं कांग्रेस जनता के साथ किए गए विश्वासघात को मुद्दा बनाकर मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। दलितों के साथ हो रही घटनाओं पर कांग्रेस का कहना है कि वो गलत करने वालों के साथ नहीं है। बीजेपी सिलरा गांव की घटना को राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती। आदरणीय कांग्रेस पार्टी दलितों की स्वच्छंद शुरू से ही रही है। ये एक इतिहास रहा है कि कभी किसी ने जाटव को टिकट नहीं दिया इस विधानसभा से, वो भी दलित में आते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को यहाँ से चुन के भेजा था, तो उस दलित व्यक्ति ने या उस पूर्व विधायक जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस के पास छलावा किया है, वो हम और आप और पूरी जनता देख रही है। दलितों के प्रति कांग्रेस का कितना ऐसे नहीं है। ये कोई जातिगत मुद्दा नहीं है, ये तो वहाँ का स्थानीय लोगों का मुद्दा है। इसको जातिगत रूप देकर जो बीएसपी के पदाधिकारी सिलरा गांव में पधारे हैं, उन्होंने जिस प्रकार की बयानबाजी की है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलती है और ऐसा कोई मुद्दा मेरे ख्याल से कहीं नहीं आएगा। प्रदेश की जिन 26 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, उनमें ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं। यहां दलित मतदाता कई सीटों पर निर्णायक हैं। कांग्रेस बीजेपी के पास अपने सियासी मुद्दे हैं। इन सब के बीच बीएसपी ने दलितों के साथ हुई घटनाओं को हवा देकर मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बसपा का दलित उत्पीड़न का मुद्दा दलित मतदाताओं पर कितना प्रभाव डालता है। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। तो हमारी इस खास पेशकश उपचुनाव अब तक 26 में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।